हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और अपने कान अच्छे से खड़े कर लो। फिर से हम एनालिसिस पे आ रहे हैं। एनालिसिस, अप्रोच एंड सोर्स कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, उसका एनालिसिस कैसे करना है और कितना पढ़ना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बदलेगा चाहे तुम कोई एग्जाम दो, चाहे तुम जज का एग्जाम दे दो, चाहे आईएएस का दे दो, लिटरेचर बदलेगा मैं 50 बार चिल्ला लो तो। सो फोकस ऑन लिटरेचर। देखो, रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कान सीधा कर लो, नॉट करेक्ट, यहाँ पे 3 होगा। नॉट करेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर ला, नॉट करेक्ट तो तुरंत कान खड़ा करो, नॉट वर्ड लिखा है। अब देखो मनी बिल, पहले बिल समझो क्या है। अब भाई बिल है तो बिल को आप पास करोगे तभी तो वो एक्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मनी बिल को बहुत रूरल टर्म में समझो। मनी बिल का बेसिकली क्या मतलब होता है, पीडीएफ में से पढ़ना इसको जाके। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि मनी बिल का बेसिकली मतलब होता है बजट। अब बजट का बेसिकली क्या मतलब होता है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। पैसा आया और पैसा गया, पैसा आएगा पैसा जाएगा, उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। और वही चीज मनी बिल होती है। मनी बिल को कौन सा आर्टिकल डील करता है, 110। और इसमें लिखा है ओनली। अब आ जाओ, खत्म यहीं पे कहानी। ओनली मतलब अगर ये 7 चीजें लिखी हैं तो यही 7 जो चीजें हैं वो मनी बिल है। यही 7 चीजें मनी बिल है, 8वीं चीज कोई मनी बिल नहीं है। तो ओनली वर्ड लगाने का मतलब, एम लक्ष्मीकांत आप से जाके देखना, पार्लियामेंट के चैप्टर में जाना और पार्लियामेंट के चैप्टर में मनी बिल को खोलना। बाकी मैंने तो भेज ही दिया है, ओनली वर्ड लगा दिया, बात खत्म। अब ओनली वर्ड लगा दिया तो इसमें लिखा है साफ साफ शब्दों में, देखो ध्यान से। 7 चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, ये आपका काम है, आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि क्या कह रहा है यहां पे देखो, हाउ एवर अ बिल इज नॉट टू बी डीम टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इफ प्रोवाइड फॉर। जैसे मान लो अगर फाइन लगता है या किसी तरीके की लाइसेंस फी है, या जैसे मान लो पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके लिए अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो इट इज नॉट अ मनी बिल, ये मनी बिल नहीं है। बाकी ये जो 7 चीजें हैं यही मनी बिल है। अब जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, अब आपको चूज आउट करना है कि कौन सा मनी बिल में नहीं आएगा। अब देखो इसमें जो देखो क्या लिखा है, अब चौथे नंबर पे साफ शब्दों में लिखा है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया। आउट ऑफ द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, की कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी का एप्रोप्रिएशन। अब यहां पे ऑप्शन लिखा है, अ मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड। अब देखो सी से कंसुलेटेड फंड भी होता है और सी से कंटीजेंसी फंड भी होता है, तो यही एनालिसिस करना है। रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप ये ओनली वर्ड पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से पढ़ो। और अब यहां पे लिख रहा है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यहां पर भी लिखा है कि अगर हम आगे भी बात करते हैं, केवल आप पूरे पैराग्राफ में देखोगे यहां से लेके यहां तक केवल जो है 7 जगहों में एक जगह एप्रोप्रिएशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और कहीं पर भी 7 जगहों में से एप्रोप्रिएशन वर्ड का एग्जाम नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये है, ध्यान से पढ़ना। आप इसमें पूरा देख लो, आप अभी देख लो, ध्यान से देखो, कहीं आप बताओ कि एप्रोप्रिएशन वर्ड केवल चौथे जगह को छोड़ के कहीं एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज हुआ है। और देखो एग्जामिनर कितना चालाकी से लिख दिया, कंटीजेंसी एंड देन कंसोलिडेटेड। समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस एंड एनालाइज। एनालाइज, सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज कहां से पूछी जा रही है, सोर्स, और उसको कैसे पढ़ना है। अगर ओनली लगा तो पढ़ना है। अगर यहां पे लिखा है कि ये 7 चीजों के अलावा अगर मान लो फाइन आ जाता है, पंचायत के ऊपर टैक्स लगा दे अगर किसी पर्पज के लिए, या कोई किसी तरीके की लाइसेंस फी हो या रजिस्ट्री फी हो, तो इट इज नॉट मनी बिल। कल को ऑप्शन में चेंज करके डाल देगा। यहां पर जहां पे ये लिखा है मनी बिल, यहां पे अब ये लिख दे कि द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पज। अब ये ऑप्शन यहां पे फिट कर दे तीसरे नंबर पे, और पहला ऑप्शन लिखो, द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। तो इसी लिटरेचर में घुमाएगा। अब तुम घूमो उसके हिसाब से। तुम क्यों घूमोगे? क्योंकि तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम सो रहे हो। सो मत। अच्छा, बाकी सिंपल है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर लेता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है।
अब याद रखना बात को, ठीक है। अच्छा, उसके डिसीजन में, अच्छा, हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट, अब इसका डिसीजन कि यही बिल मनी बिल है, इसको लेके आप कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, समझ में। वेन एवर अ मनी बिल इज ट्रांजिटेड टू राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द स्पीकर इंडोर्स इट इज एट मनी बिल। चलो ये नॉर्मल चीज है। अच्छा, आगे बात है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है मनी बिल को पास करने का स्पेशल प्रोविजन दिया है। स्पेशल चाय पसंद है तो स्पेशल चीज भी तो देखो, स्पेशल का क्या मतलब है। अ मनी बिल कैन ओनली भी, फिर आ गया ओनली, देखो ओनली, तो ओनली मतलब केवल लोकसभा में रखा जाता है। अब जैसे बहुत से बिल होते हैं लोकसभा राज्यसभा में से कहीं रखे जा सकते हैं, ये केवल लोकसभा में रखा जाता है, समझ में आया कि नहीं है, ओनली। अच्छा, इस बिल पे पहले ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है, पहले ही बिल का, कुछ ऐसे बिल होता है जिसपे प्रेसिडेंट बाद में साइन करता है, लेकिन इस बिल पे पहले ही साइन कर देता है, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, बात करते हैं आफ्टर अ मनी बिल इज पास बाय लोकसभा, या अगर ये लोकसभा में मनी बिल पास हो जाता है तो ये राज्यसभा में जाता है कि राज्यसभा इसको पास करे। मान लो राज्यसभा इसको पास नहीं करता है और उसको वो 14 दिन तक अपने पास रखा रह जाए, तो लोकसभा मान लेगा कि मनी बिल क्या हो गया, पास हो गया। मतलब मनी बिल को लेके सारी पावर किसके पास है, राज्यसभा, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। और लोकसभा में ही बजट प्रेजेंट किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, इसीलिए मैंने बोला कि मनी बिल इज व्हाट, बजट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी, अब जाके पीडीएफ पढ़ना, ठीक है। If the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both House in the form originally passed by Lok Sabha. Thus, the Lok Sabha has more power than Rajya Sabha with regard to a money bill. On the other hand, both House have a equal power with regard of ordinary bill. अब यही ordinary bill की बात करें तो दोनों के पास equal power है, लेकिन money bill को लेके सारी power किसके पास है, लोकसभा के पास। तो इसी 4 स्लाइड में से ना क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, अलग से थोड़ी नहीं कोई क्वेश्चन बनेगा। तुम्हारा भूल है तो उसके लिए कोई क्या करे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लॉ और लिबर्टी, एल इज इक्वल टू लॉ और एल इज इक्वल टू लिबर्टी। एल से ही लॉ है और एल से ही लिबर्टी है, एल इज इक्वल टू एल। तो देखते हैं, देखो लिबर्टी का क्या मतलब है। लिबर्टी का मतलब है, एम लक्ष्मीकांत को प्रियम्बल चैप्टर जाके खोलना, प्रियम्बल में आपको लिबर्टी वर्ड मिलेगा और उसी लिबर्टी वर्ड से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया। द टर्म लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, कि आपको रोक टोक की छूट है, रोक टोक नहीं है, जो मन करे वो करिए। देखो लिबर्टी पॉजिटिव भी हो सकती है, लिबर्टी निगेटिव भी हो सकती है। अगर हम लिबर्टी को पॉजिटिव सेंस में ले तो जो मन करे वो करिए, तो ये एक निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ये एक निगेटिव लिबर्टी है, आप कुछ भी करने लगे। और जब कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करता है, आपका जो मन करेगा वो नहीं करेंगे। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वंस लाइक, क्योंकि लिबर्टी का तो यही मतलब है, व्हाट वंस लाइक, जो आपका मन करे वही करिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी लिबर्टी नेगेटिव है। हाँ, आपको रोक टोक की अनुपस्थिति है, आपके ऊपर अब्सेंस है रोक टोक का, आपका जो मन करे वो करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये लाइसेंस मिल गया कि जो मन करेगा वो करेंगे, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि वो असीमित नहीं है। अब्सेंस ऑफ लॉ डज नॉट इंश्योर लिबर्टी। अब देखो क्वेश्चन खत्म। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। अगर लॉ ही नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी, क्योंकि लॉ जो है लिबर्टी को एब्सोल्यूट नहीं होने देता है, उसको नेगेटिव बनाए रखता है। समझा मेरी बात? तो कहने का मतलब है रीड बिटवीन द लाइंस। अब इस लाइन को उसने कैसे लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया है, ध्यान से देखो। अब्सेंस ऑफ लॉ डज नॉट इंश्योर लिबर्टी, ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो यू हैव अ राइट टू स्पीच, कि आपको बोलने की आजादी है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी को गाली देंगे, क्योंकि अगर आप गाली देंगे तो अब्यूजिंग होगा, और अब्यूजिंग होगा तो लॉ उसको रोक देगा, लॉ उसको रोक देगा। तो अब्सेंस ऑफ लॉ डज नॉट इंश्योर लिबर्टी, कि अगर लॉ का अब्सेंस है तो लिबर्टी नहीं है। तो इसको दूसरे वर्ड में लिख दिया, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट
then the opportunity cost is zero, the opportunity cost is ignored, the opportunity cost is transferred for the consumer of product to the tax paying public, यही आंसर होगा। बाकी the opportunity cost is transferred for the consumer of the product to the government। अब समझो opportunity cost तो मैंने cost वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है कि what do you mean by opportunity cost। तो opportunity cost is the cost of the next best alternative foregone, ठीक है, यही बताया था ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अब सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन। सिंपली पुट करते हैं, देखो इसको सिंपली पुट करते हैं, और ये मैंने एक लिंक दिया है, यहां से जाके आप जो है एग्जाम्पल देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है, ये लिंक है, पीडीएफ में भी मिल जाएगा, इस लिंक से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप समझाते हैं, सिंपली पुट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू मस्ट फॉरगो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, कि आप कुछ पाने के चक्कर में किसी चीज को खोते हैं, वही चीज क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में। द बेनिफिट और द वैल्यू दैट वाज गिविंग अप can refer to decision in your personal life, in a company, in the economy, in the environment or on a government level, ठीक है। और ये बेनिफिट का जो वैल्यू है आपके डिसीजन का कि मैं ये नहीं ये करूंगा, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सबको इफेक्ट करती है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इकोनॉमी, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर यहां पे ये कह रहा है कि इफ अ कमोडिटी प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अब इस रिस्पेक्ट में सोचना है कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को कोई भी कमोडिटी फ्री दी जा रही है, तो उस समय क्या होगा, एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो फॉर फ्री गुड्स सच एज एयर एंड कॉमन गुड्स। अब जैसे हवा है तो ये एक फ्री गुड्स है, सनलाइट है तो ये फ्री गुड्स है, और यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है, क्योंकि अगर हम सनलाइट ले रहे हैं तो इसके बदले हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, ये बात याद रखना। फॉर पब्लिक गुड्स सच एज स्ट्रीट लाइट एंड डिफेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व, सो इट इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सरकार आपको मुफ्त में एजुकेशन दे रही है, ठीक है। जैसे एक सबसे बड़ी बात ये हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट के सबसे पहला चीज है व्हाट टू प्रोड्यूस, वर्ड समझो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि दुनिया में सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या पैदा करेंगे, समझ में आएगी नहीं है। दूसरे नंबर पे हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीन क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सरकार डिफेंस पे ज्यादा खर्चा कर रही है तो एजुकेशन पे कम पैसा खर्चा करेगी, और अगर एजुकेशन पे ज्यादा कर रही है तो डिफेंस पे कम करेगी। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अगर इस पे ज्यादा कर रही है तो इसके यहां से शिफ्ट करके इधर की तरफ आना पड़ेगा, है ना, कि एजुकेशन पे अगर ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है तो डिफेंस पे कम करेगी, तो मतलब एजुकेशन शिफ्ट होके डिफेंस शिफ्ट होके किधर की तरफ आ गया, एजुकेशन की तरफ आ गया। तो वही बात वो लिख रहा है कि अगर पब्लिक गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइट है, डिफेंस है, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुड हैव स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। हो सकता है गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे पैसा खर्चा किया हो, ना कि डिफेंस पे। अगर डिफेंस पे करेगी तो एजुकेशन पे नहीं करेगी, तो दोनों में बैलेंस करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि भाई बेसिकली इवन दो द कंज्यूमर इज गेटिंग इट फॉर फ्री। अब देखो स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, ये सारी चीज को जो कंज्यूमर है उनको फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे सरकार का तो पैसा लग रहा है ना, तो वो पैसा अब उनको कहां से दिया जाएगा, तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। तो हमेशा यह बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, तो उससे गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहां के सेंस में, समझ में आया मेरी बात।
तो इस तरीके से एनालाइज करिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।